तेज बारिश के मौसम में कार्तिक अपने मन में रोमांस को जगाकर किचन में काम कर रही अपनी पत्नी राधिका को पीछे से हग करके कहता है, अरे मेरी जान, कितनी तेज बारिश हो रही है और तुम हो कि इतने अच्छे मौसम को यहाँ किचन में काम करते हुए बर्बाद कर रही हो। अपने इस रोमांस को अपने जिम में लेकर अपने कमरे में चले जाओ। माँ जी को चाय समय पर नहीं मिला तो बाहर से तेज बिजली मेरे सर पर गिर जाएगी। क्या यार, इतनी रोमांटिक मौसम में बारिश की बूंदें अपने शरीर पर महसूस करना चाहिए। जब वो ठंडी ठंडी बूंदें हमारे शरीर को गीला कर देंगी, तुम कितनी हसीन दिखोगी। तुम पहले मुझे छोड़ो और अपना फिल्मी वाला रोमांस लेकर यहाँ से निकल जाओ। राधिका कार्तिक का मूड खराब कर देती है। उसके कारण कार्तिक रसोई से निकलकर कमरे में जाने लगता है। तभी घर की डोर बेल बजती है, जिसको सुनकर राधिका अपने मन में बोलती है, इतनी रात को बारिश में कौन घर आ गया? कार्तिक जी, देखना जरा कौन है दरवाजे पर। कौन इतनी बारिश में मुंह उठाकर चला आया घर पर? ठीक है, देखता हूँ। ये मेरी बीवी भी ना खुद तो भीगती नहीं है बारिश में। बेचारा जो आया है उसको भी कोसेगी कि इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आया। इतना बोलकर कार्तिक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने उसकी साली मोहिनी खड़ी हुई थी। बारिश में पूरी तरह से वो भीग चुकी थी। उसके बदन से बारिश की बूंदें धीरे धीरे सरककर नीचे गिर रही थी। उसे देखकर कार्तिक के मन में रोमांस फिर से जाग जाता है और फिर बारिश में भीगी हुई साली को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उससे पहले मोहिनी कार्तिक पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे जीजू, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? सामने से हटो ना, आपको दिख नहीं रहा मैं पूरी भीगी हुई हूँ? देखिए, मुझे ठंड लग रही है। अगर आप मेरे सामने से नहीं हटेंगे ना तो फिर मैं आपके गले लगकर आपको भी गीला कर दूंगी। कार्तिक मन में बोलता है, मैं तो कहता हूँ तुम इस भीगी बदन से मेरा तन मन भिगा दो। जीजू, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे सॉरी, अंदर आओ। मोहिनी अंदर आती है। बारिश में भीगने की वजह से कांपने लगती है, लेकिन कार्तिक का ध्यान तो अपनी बारिश में आई भीगी भीगी साली को देखने में था। इतने में बहन की आवाज सुनकर राधिका रसोई से बाहर आती है। अपनी बहन को अपने घर में इतनी रात को बारिश में देखकर कहती है, अरे मोहिनी, तू और वो भी इतनी बारिश में? अरे ऐसी क्या आफत पड़ गई थी, तुझे इस बारिश में आना पड़ा? मतलब बहन की आने की खुशी नहीं है, इतनी बारिश में क्यों आई इसके आने का दुख है। कम से कम आई तो हूँ, कोई टॉवल वगैरह दे दो, कम से कम मैं अपने आप को सुखा सकूं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, रुक मैं तेरे लिए टॉवल लाती हूँ। और आप कार्तिक जी, दिख रहा है मोहिनी बारिश में भीग कर आई है, फिर भी चुपचाप खड़े हुए हैं। ये नहीं होता इसे टॉवल लाकर दे दूँ? आप जाओ उसे टॉवल लाकर दे दो, मैं जब तक उसके लिए कपड़े निकालती हूँ। ठीक है, मैं अभी लाकर देता हूँ। कार्तिक जल्दी से मोहिनी को टॉवल ला कर देता है। उसके बाद वो खुद को सुखाकर कपड़े चेंज करने चली जाती है। उसके जाते ही कार्तिक की माँ अनुराधा अपने कमरे से बाहर निकलकर बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ था? बाहर से मुझे बहुत शोर सुनाई दे रहा था। और ये घर गीला कैसे हो गया? कौन गया था इतनी बारिश में बाहर? माँ, कोई बाहर नहीं गया था, बल्कि इतनी बारिश में मेरी साली साहिबा घर आई हैं। उन्हीं के आने का शोर था, अभी गई है कपड़े बदलने। बताओ, इतनी बारिश में भी बहू की बहन को चैन नहीं है। अरे बारिश रुकने पर ही आ जाती, अब बारिश में भीग गई है, कहीं बीमार ना हो जाए। इतने में मोहिनी अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आती है और अनुराधा से कहती है, अरे आंटी जी, आप चिंता क्यों करती हो? ये बारिश और मैं एक दूसरे के दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी मुसीबत नहीं बनते। मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है। जब बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें चेहरे को छूती हैं, तब मानो जन्नत दिख जाती है। वाओ, मेरी साली साहिबा को बारिश से कितना प्यार है। कितनी रोमांटिक है ये बारिश के मौसम में। और एक मेरी बीवी, ना तो बारिश से कोई लेना देना और ना ही रोमांस से। ऐसे ही कुछ देर में राधिका सबके लिए चाय पकौड़े लेकर आती है और सब इस मौसम का मजा लेते हुए अंदर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ देर लगातार बारिश होती है। एक दिन कार्तिक राधिका को मनाते हुए कहता है, यार चलो ना मेरे साथ बारिश के मजे लेते हैं। कितनी रिमझिम बारिश हो रही है। आपको और कोई काम नहीं है बारिश में नहाने के अलावा? मुझे यहाँ पर इतना सारा काम है। ये तो नहीं होता बीवी का हाथ बटा दूं काम में। इतने में वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और जीजू का बारिश में भीगने का अरमान अधूरा देखकर कहती है, जीजू, क्यों आप दीदी को इतना परेशान कर रहे हो जब आपकी हॉट सी साली घर में है, और वो भी इतनी बारिश में? चलो मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर नहाते हैं इस बारिश में। चलो यार, राधिका से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। इतना बोलकर कार्तिक मोहिनी के साथ बाहर बारिश में नहाने चला जाता है।
ये सब देखकर राधिका का मुंह बन जाता है। कुछ देर में उनको नहाते हुए देखकर अनुराधा घर के अंदर खिड़की से चिल्लाकर बोलती है, अरे बच्चों, अकेले अकेले बारिश में नहाकर मजे ले रहे हो, मुझे भी बुला लिया होता। अरे आंटी जी, आप भी आ जाओ, देखो कितनी मस्त बारिश हो रही है, आपका भी तन मन खुश हो जाएगा। अनुराधा भी कार्तिक और मोहिनी के साथ बारिश में नहाने के लिए आ जाती है। फिर तीनों साथ में बारिश का मजा लेते हैं। बारिश में आई घर साली की वजह से कार्तिक भी अपनी साली के साथ खूब मजा ले रहा था। ये सब देख रही राधिका अंदर ही अंदर जलते हुए कहती है, देखो तो तीनों मजे से कैसे बारिश में नहा रहे हैं। बताओ, मेरे से तो कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन गलती तो मेरी ही है। कार्तिक जी ने मेरे से पूछा था, मगर मैंने ही इनके रोमांटिक मूड को बारिश के पानी में भिगा दिया। राधिका दूर से देखकर जलती रहती है। लेकिन उस दिन के बाद कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती और मोहिनी जिस काम से अपनी बहन के घर आई थी वो पूरा हो चुका था। वो अपने घर जाने लगती है। वो घर से निकलते हुए कहती है, जीजू और आंटी, आपको जब भी बारिश में नहाने का मन हो मुझे कॉल कर लेना। चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, मैं भीगते हुए यहाँ आ जाऊंगी और फिर हम तीनों मिलकर बारिश में मजे लेंगे। जरूर साली साहिबा, अब बारिश में अपनी साली का आने का इंतजार रहेगा। जैसे ही बारिश होगी मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप आ जाना बारिश में नहाने। हाँ बेटा, अब समय से निकल जाओ, कहीं रास्ते में बारिश होने लगी तो। ठीक है आंटी जी, अपना ध्यान रखना। बाय बाय दीदी। मोहिनी सबको बाय बोलकर घर से चली जाती है। उसके बाद राधिका की जिंदगी पहले की तरह चलने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ऐसा मौसम देखकर कार्तिक हॉल में बैठकर राधिका से कहता है, लगता है बारिश होने वाली है, बहुत तेज। मुझे मोहिनी को कॉल कर देना चाहिए। करवाऊं कॉल मोहिनी को? खुद की बीवी नहीं है तुम्हारे साथ बारिश में नहाने के लिए? अरे वाह, जब मैं कहता था मेरे साथ चलो बारिश में नहाने के लिए, तब मैडम को काम याद आ जाते थे। और यहाँ पर मेरी साली को बारिश में मेरे साथ नहाते हुए देखकर मैडम को जलन हो रही है। कोई बात नहीं, अगर आज बारिश में तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं मोहिनी को कॉल कर दूंगा। कार्तिक इतना बोलकर खिड़की से बाहर झांकने लगता है। तभी उसके चेहरे पर धीमी धीमी बारिश की बूंदें पड़ती है। तभी कार्तिक राधिका से कहता है, राधिका, बारिश आ गई, चलो नहाने। चलते हैं, पहले बारिश थोड़ी तेज तो होने दो, मैं जब तक चाय पकौड़े बना लेती हूँ। भीगने के बाद गर्मा गर्म खाएंगे तो कितना मजा आएगा। देखो, तुम मेरे मूड को वापस से खराब मत करो, या फिर एक काम करो, चलो छोड़ो, मैं मोहिनी को कॉल कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं चल रही हूँ, चलो चलते हैं। जैसे ही राधिका और कार्तिक बारिश में नहाने का मजे लेने जाते हैं, तभी डोर बेल बजती है। तभी बाहर खड़ी मोहिनी बोलती है, जीजू जल्दी दरवाजा खोलिए, बारिश में आपके घर आपकी साली आई है। राधिका ने इतनी मुश्किल से बारिश में नहाने का और अपने पति के साथ रोमांस करने का मूड बनाया, लेकिन इस रोमांटिक बारिश में राधिका के मूड को खराब करने एक बार फिर घर आ चुकी थी कार्तिक की साली। तो फिर क्या लगता है आपको, कार्तिक बारिश का मजा किसके साथ लेगा, बीवी से लेगा या फिर साली से? ये बताना हमें ना भूलें। एक समय की बात है, हरिया अपने छोटे से परिवार के साथ भागलपुर नाम के गांव में रहा करता था। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। हरिया अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके लिए जी तोड़ मेहनत करता था। पर क्योंकि हरिया एक पैर से अपाहिज था, इसलिए वो कोई भी काम बहुत धीरे धीरे करता था, जिस वजह से अक्सर ही उसे काम से निकाल दिया जाता था। परंतु फिर भी वो हार नहीं मानता था। वो हर दिन नई उत्साह के साथ काम की तलाश में निकल जाता था। किसी दिन काम मिलता था तो किसी दिन उसे खाली हाथी घर लौटना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ जी, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं शोभा, वो अनाज के गोदाम वाले जमींदार ने भी मुझे काम से निकाल दिया। क्या? पर क्यों? हर बार की तरह इस बार भी इसकी वजह मेरा ये अपाहिज पैर ही है। बाकी सब मजदूर जितनी देर में 10 बोरियां इधर से उधर कर रहे थे, उतनी देर में मैं केवल 2 से 3 बोरियां ही कर पा रहा था, इसलिए सेठ जी ने मुझे निकाल दिया। कितने दिनों बाद आपको कोई ढंग का काम मिला था और पैसे भी अच्छे थे, पर लगता है भगवान को हमारी खुशी रास नहीं आती। कोई बात नहीं शोभा, चलो अब खाना लगाओ और बच्चों को भी बुला लो। हाँ, वो लोग बाहर खेल रहे हैं, अभी बुलाती हूँ। हरिया पूरी कोशिश करता था कि वो अपने परिवार को खुश रख सके, परंतु उसके अपाहिज पैर की वजह से वो हर बार नाकामयाब रहता था।
क्या हुआ जी? आज आप पूरा दिन बाहर थे, कोई काम मिला क्या? नहीं शोभा, मैं बहुत सी जगह गया, लेकिन सबने मुझे अपाहिज देखकर काम देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप एक काम करिए, मैंने सुना है कि इस गांव में एक चौधरी नाम के एक सेठ है। वो सेठ बहुत ही दयालु है, वो हर किसी की मदद करते हैं। आप उनके पास जाइए, क्या पता वो हमारी भी मदद कर दे। ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं कल वहाँ जरूर जाऊँगा। शोभा की बात मानकर सुबह सुबह हरिया चौधरी सेठ के घर चले जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक, मेरा नाम हरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक पैर से अपाहिज हूँ, इसलिए लोग मुझे काम पर रखने से हिचकिचाते हैं, जिस कारण मुझे अपना घर चलाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते हैं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। हाँ, मेरे पास एक नौकर की कमी तो है जो पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर सके। अगर तुम घर की सफाई कर सकते हो तो कल से आ जाना। आपके बारे में जैसा सुना था आप बिल्कुल वैसे ही निकले। सच में आप दया की मूर्ति हैं। भगवान आपका भला करे। घर जाकर हरिया ये खुशखबरी शोभा को देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास भी स्थायी काम होगा, आपको काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब रोज हरिया चौधरी सेठ के यहाँ काम करने लग जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब हरिया सेठ के घर में झाड़ू पोछा कर रहा होता है, तब ये चौधरी सेठ अपने कमरे में सोच में पड़ा होता है। मैंने इस बैग में 50 लाख रुपए तो रख दिए हैं, लेकिन इस गांव में और आसपास के गांव में सब लोग जानते हैं कि मैं कितना अमीर हूँ। अगर मैं इतना बड़ा बैग लेकर बाहर निकलूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मुझे ये बैग किसी ऐसे इंसान के हाथ दीनानाथ के पास पहुँचाना होगा जिस पर किसी को भी शक ना हो। तभी चौधरी की नजर हरिया पर जाती है और वो उसे अपने कमरे में बुलाता है। हरिया, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वैसे तो छुट्टी का समय हो गया है, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है। बोलिए क्या काम है, मैं आपका हर काम करूँगा। हरिया, ये एक बैग है, तुम्हें ये बैग इस पते पर पहुँचाना है। ठीक है मालिक, काम हो जाएगा। हरिया जब वो बैग उठाता है तो वो बैग बहुत भारी होता है। वो चौधरी सेठ से प्रश्न तो करना चाहता था कि उस बैग में क्या है, परंतु वो कुछ नहीं कहता है और उस बैग को लेकर उस पते की तरफ निकल जाता है। उस पते पर पहुंचने के लिए हरिया को बस स्टैंड जाने की जरूरत थी, जहां से वो बस ले सके। इसलिए वो बस स्टैंड पहुंच जाता है और वहां से बस लेकर दूसरे स्टैंड पर पहुंच जाता है। इस पते पर लिखे गांव तो मैं आ गया, लेकिन ये दीनानाथ सेठ का घर कौन सा है, ये कैसे पता करूं? हरिया ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। भाई साहब, क्या आप दीनानाथ सेठ जी का घर जानते हैं? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक बदमाश चोर था। जब वो देखता है कि हरिया के पास इतना बड़ा बैग है और वो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो वो मन ही मन कहता है, ये गांव के सबसे अमीर आदमी का पता पूछ रहा है और इसके हाथ में इतना बड़ा बैग है और बैग भी पूरे तरीके से भरा हुआ लग रहा है। जरूर इसके अंदर कुछ माल होगा। भाई साहब, आप क्या सोचने लग गए? मैं आपसे दीनानाथ जी का पता पूछ रहा हूँ। इससे पहले कि हरिया कुछ और कहता, वो चोर हरिया को मारना शुरू कर देता है और उसे मार मार कर जमीन पर गिरा देता है और फिर वो बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। हरिया उस चोर को पकड़ने की कोशिश तो करता है, परंतु वो नाकामयाब रहता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूँगा? पता नहीं आखिर उस बैग में क्या था। मुझे लगता है मुझे पहले घर जाना चाहिए, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर सेठ जी के पास चला जाऊंगा और उन्हें सारी बात बता दूंगा। ऐसा सोचकर हरिया अपने घर चला जाता है। आप कहाँ चले गए थे? मैं शाम से आपका इंतजार कर रही हूँ और आप सुबह के 4 बजे आ रहे हैं और आपको ये चोट कैसी लगी हुई है? क्या हुआ है? कुछ बोलिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इससे पहले कि हरिया कुछ बोलता, चौधरी सेठ वहाँ पर पहुँच जाता है। हरिया, तू कहाँ था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था और तूने अभी तक वो बैग दीनानाथ जी के यहाँ पहुँचाया क्यों नहीं? कब से वो मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं तो वो बैग लेकर दीनानाथ जी के यहाँ जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में एक गुंडे ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत मारा और आपका वो बैग लेकर भाग गया।
हरिया की ये बात सुनकर चौधरी सेठ हक्का बक्का रह जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू जानता भी है तूने क्या किया है। उस बैग के अंदर 50 लाख रुपए थे। चौधरी सेठ की ये बात सुनकर तो हरिया के भी होश उड़ जाते हैं और वो चौधरी सेठ के पैरों में पड़ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे नहीं पता था कि उस बैग के अंदर इतने सारे पैसे हैं, वरना मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करता। तेरी माफी से मेरे 50 लाख रुपए वापस नहीं आ जाएंगे। मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पर मालिक, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? मैं ये सब नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। और जब तक तू मेरे पैसे लाकर नहीं देता, तेरे बीवी बच्चे मेरे तहखाने में बंद रहेंगे। ऐसा जुल्म ना कीजिए सेठ जी। हरिया बहुत गिड़गिड़ाता है, परंतु चौधरी सेठ उसकी एक बात नहीं सुनता और हरिया की बीवी और बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने घर के नीचे बने तहखाने में उन सबको बंद कर देता है। बेचारा हरिया समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे और वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि कोई भी उसे इतनी बड़ी रकम उधार नहीं देगा। परंतु फिर भी वो इधर उधर भटकता है कि शायद कोई उसकी मदद कर दे, परंतु कोई उसकी मदद नहीं करता और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद हरिया चौधरी सेठ के यहाँ जाता है और उनसे अपने परिवार से मिलने की मिन्नत करता है। चौधरी सेठ हरिया की बात मान लेता है और कुछ देर के लिए हरिया को उसके परिवार से मिलने देता है। हे भगवान, ये तुम लोगों की क्या हालत हो गई है? ये आदमी तुम्हें खाना नहीं देता है क्या? नहीं जी, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलता और मुझे तो लगता है कि कुछ दिन अगर हम यहाँ और रहे तो हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। उन सब की ऐसी हालत देखकर हरिया वहाँ से निकल जाता है और एक नदी के पास आकर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, मैं अपने परिवार को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। इस सब का दोषी मैं ही हूँ। मुझे इस सब की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर हरिया नदी में कूद जाता है, परंतु फिर कुछ देर बाद हरिया अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो नदी से बाहर जमीन पर है और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर जल परी बैठी है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या आप सच में मेरे सामने हैं? हरिया, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। और तुम इतना बड़ा महापाप क्यों करने जा रहे थे? आत्महत्या करना भी हत्या के समान ही है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? सेठ मेरे परिवार को तब तक आजाद नहीं करेगा जब तक मैं उसके 50 लाख रुपए नहीं देता, और मेरे पास 50 लाख तो क्या 50 रुपए भी नहीं है। और मैं अपने परिवार को ऐसे तिल तिल करके मरते नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपनी जान देने का सोचा। हरिया, तुम्हारे जान दे देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं ना? लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ऐसा कहकर जलपरी अपने हाथ में एक बैग प्रकट करती है और उस बैग को हरिया को देते हुए कहती है, हरिया, ये एक जादुई बैग है। इस बैग के अंदर हाथ डालकर तुम अपने मन में जितनी रकम के बारे में सोचोगे उतनी रकम इसके अंदर आ जाएगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ईमानदार हो और परिस्थितियाँ खराब होने के बावजूद भी तुमने उनका बहुत अच्छे से सामना किया है, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी में और कुछ गलत नहीं होगा। ये बैग ले जाओ और इसमें से पैसे निकालकर उस सेठ को दे दो और अपने परिवार को बचा लो। और हाँ, आगे भी ये बैग तुम्हारी आर्थिक रूप से मदद करता रहेगा और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी ही नहीं मेरे पूरे परिवार की जान बचाई है। इसके बाद हरिया जल्दी से उस बैग में से 50 लाख रुपए निकालता है और चौधरी सेठ को दे देता है और अपने परिवार को आजाद करा लेता है। और इसके बाद शोभा को सारी बात बताता है। फिर वो लोग उस जादुई बैग के अंदर से कुछ और पैसे निकालते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं। वो झोपड़ी से एक अच्छे खासे घर में आ जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने लग जाते हैं।